Welcome, dear students, in this last and final part of this chapter, Long Walk to Freedom by नेल्सन मंडेला। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है लास्ट और फाइनल पार्ट में। इस चैप्टर के इसमें हम इस पार्ट से जुड़ी हुई लैंग्वेज एक्सरसाइज देखेंगे और वेरी ब्रीफली आई एम गोइंग टू गिव कवर द होल एक्सरसाइज इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मैनर। सो स्टे ऑन दिस लेसन, स्टे विथ मी ऑन दिस लेसन। बहुत संक्षिप्त तरीके से मैं ये पूरा पार्ट का जो पूरा एक्सरसाइज है, जो पूरा अभ्यास है, उसको पूरा करने जा रहा हूँ। अभी 10 से 15 मिनट लगेगा, पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा इन अ वेरी मेमोरेबल मैनर। ओके, सो हियर इज द chapter summary, means basic central idea of this part. Very briefly, you can see that it is just one paragraph. So dear students, if you cram, if you remember this paragraph only, it is going to help you a lot. प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिर्फ इस पैराग्राफ को रट लो, ठीक है, तो it is going to help you a lot. Why it is going to help you a lot? Because I have used such words which are very important. इसमें ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ऑटोबायोग्राफिकल एग्जॉप्ट, आत्मकथात्मक हिस्सा, जो कैप्चर्स हिस्टोरिक इनॉग्रेशन, जो कि ऐतिहासिक उद्घाटन को के बारे में बताता है, साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए गैर नस्ली सरकार की, जो कि 10 मई 1994 को प्रिटोरिया में सेशन में आई। ठीक है, नेल्सन मंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन डिकेड लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब इस एक सेंटेंस को, दिस सेंटेंस यू कैन यूज एनीवेयर इन योर क्वेश्चन मार्क आंसर राइटिंग, है ना। these are very important phrases for this chapter: decade long struggle against apartheid, autobiographical excerpt, okay, an oppressive system of racial segregation, है ना, जो नस्लीय भेदभाव का, नस्लीय अलग अलग रखने का लोगों का एक व्यवस्था थी, ऑप्रेसिव, दमन करने वाला व्यवस्था, दैट इन्फ्लिक्टेड डीप वुंड्स ऑन द नेशन। थोड़ी सी कठिन इंग्लिश है, लेकिन ये बहुत ही आपको बहुत जबरदस्त, इससे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इफ़ यू राइट इट, इफ़ यू यूज दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग, इन योर आंसर राइटिंग, यू आर गोइंग टू गेट रिवार्डेड हेविली। आपको अपने आंसर में अगर ये सारे वर्ड्स लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा इसमें होने वाला है। सो आई विल रिकमेंड दैट यू शुड क्रैम, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स। इसलिए मैं कहूँगा कि ये सारे शब्दों को याद कर जाओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आएगा एग्जाम में लिखने में। और योर इंग्लिश विल ऑल्सो इम्प्रूव, यू विल बिकम शशि थरूर इंस्टेंटली। तुरंत ही आप शशि थरूर बन जाएंगे फटाक से, जहाँ इन शब्दों को आपको इस्तेमाल किया आपने। ठीक है, inflicted deep wounds on nation, he honors and sacrifices the countless of freedom fighters। वो जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके त्याग और बलिदान को याद करते हैं। नथिंग दैट इंटेंसिटी, नोटिंग दैट इंटेंसिटी ऑफ देयर ऑपरेशन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर, उनकी जो त्याग की, जो बलिदान की जो तीव्रता थी, उससे उनका चरित्र बहुत ऊंचा हो गया, उनकी उनकी जो सहनशीलता थी बहुत बढ़ गई, और उनका जो साहस बहुत बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से छोटा सा इसका समरी है, आप इसको देख लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। मैचिंग द एक्सप्रेशन, है ना, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन, ये हम देख चुके हैं। इसका मतलब है कि ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल, बहुत सारे अलग अलग लोगों का एक साथ आना, बहुत सारे अलग अलग लोगों का एक साथ आना, लाइक कलर्स इन रेनबो, जैसे किसी इंद्रधनुष में रंग होते हैं वैसे। सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो श्वेत संप्रभुता की जगह, सेंट्रल ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, नस्लीय भेदभाव को आगे बढ़ाने वाली जो जगह थी, उसका केंद्र। एक बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग के बारे में आ रहा है, यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, यूनियन बिल्डिंग। ठीक है, बी ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना, जैसे आप अपने घर में रखी कोई पुरानी चीज देख लेते हैं, जैसे बचपन में आपको जो आपका कपड़ा था जब आप 4 साल के थे, 3 साल के थे, और वो कुछ ऐसा, तो यू फील अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना। सिंपल, इसको सरल शब्दों में इसी तरह समझाया जा सकता है। यू गेट टू सी, you find an old cloth of yours which you used to wear when you were 3 or 4 years old, or you find the nipple of milk, है ना, जो डब्बा जिसे दूध पीते थे, तो what do you feel? You are overwhelmed with the sense of history। इसी उदाहरण से आप समझ जाइए नेल्सन मंडेला जी को क्या महसूस होता था। he felt very deeply emotional, बहुत ही भावुक हो जाते हैं आप, है ना। जैसे आप, मम्मी आपकी दिखाती हैं आपका 3 साल जब आप थे कपड़ा, तो आप समझ में नहीं आता कौन सी भावना में हम जिए, है ना, हंसें कि रोएं, यही बात इसमें हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑल पास्ट इवेंट, जो कुछ पहले हुआ है उसको समझते हुए, और वो जो वर्तमान मोमेंट अभी पहुंचा है उसका, इसके पूरा अनुभव करते हुए, है ना। तो यू फील अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका यही मतलब है। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, अकल्पनीय साहस, अकल्पनीय साहस, एक ऐसी क्षमता जो कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अनचेंज बाय सफरिंग, मतलब कितना भी मारो पीटो, जेल में डाल दो, गोली मार दो, लेकिन वो आदमी बदलते नहीं। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, झलक,
मानवता की एक झलक, अच्छाई की, न्याय की, दया की, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। जब कुछ अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ट्वाइलाइट एक्सपीरियंस, है ना, ट्वाइलाइट मतलब गोधूली, उसका अनुभव। इसका क्या मतलब है? हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। गोधूली जब सुबह और शाम के बीच जैसे गोधूली होती है, वैसा जीवन, मतलब बहुत ग्लोई नहीं, बीच का, है ना, जो कि बहुत इंटेंस नहीं, ऐसा कुछ। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। वो रहा ये, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कहाँ पर वो जो सारी सेरेमनी हुई, ओथ टेकिंग हुई, वो कहाँ हुई? सो यू रिमेंबर इट, यू ऑलरेडी रिमेंबर इट कि दैट सेरेमनीज टेक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग इन एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया। और भी ये पूछा है कि क्या भारत में ऐसी कोई और बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कॉन्टेक्ट सेटिंग में। यस, भारत में बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन, लाल पत्थरों से बनी है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है, कौन बना है? रेड फोर्ट बना है, लाल किला बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, और ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बना है ना। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, न्यू पार्लियामेंट हाउस नहीं, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस भी इससे बना है। कैन यू से 10th में इज ऑटम डे? कैसे 10th में ऑटम डे होता है वहाँ पर? वो कैसे, वो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ वसंत कैसे होता है? तो जैसा कि हमको पता है, साउथ अफ्रीका जो है सदर्न, दक्षिणी उत्तरार्ध में स्थित है। और जैसे ये पृथ्वी ऐसे बटी है ना, तो ये भूमध्य रेखा इधर है नदर्न और इधर है सदर्न। तो जो साउथ अफ्रीका है वो यहाँ है ना। तो इस तरह सदर्न को हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए वहाँ पर जो है मई के दौरान वसंत आता है। इसको आप ज्योग्राफी वाल के हिसाब से और ज़्यादा समझ लेंगे कैसा कैसे होता है। यहाँ पर हम ब्रीफ में इसको बता दे रहे हैं कि इस वजह से ही वहाँ पर गर्मियों में मई में बसंत आता है। व्हाट डज इट मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? महान मानवीय त्रासदी से क्या मतलब है? महान मानवीय त्रासदी से मतलब है हार्श सिस्टम, कठोर व्यवस्था, भेदभाव की और नस्लीय भेदभाव की। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और जो महान इसमें, जो इस महान त्रासदी के खिलाफ क्या खड़ी होती है? महान मानव की उपलब्धि, वो है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना, गैर नस्लीय सरकार द्वारा। एक ऐसी सरकार जो इक्वलिटी में विश्वास करती है, ठीक है, ना कि किसी के ऊपर और नीचे होने में। व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? अंतरराष्ट्रीय जो नेता उनके उसमें आए, उनको किस लिए? व्हाट डज फॉर, ये देखिए, व्हाट फॉर इसका एक फ्रेज होता है। ये जो क्वेश्चन जिस भाषा में बना है उसको भी समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद ही आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ व्हाट है और यहाँ फॉर है ना। व्हाट फॉर, इसको ठीक से हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है किस लिए, सिंपल, किस लिए, है ना। नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेता किस लिए थैंक बोला? किस लिए बोला? ही थैंक्स देम फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री ऑफ जस्टिस, है ना। चूंकि बहुत सारे जो देश हैं वो खुद भी, उनके यहाँ नस्ली भेदभाव है ना, बहुत सारे देशों में है। तो नेल्सन मंडेला इसलिए खुश हैं कि वो अपने घर कि उन्होंने, उन नेताओं ने इस मानवता की इस नई पहल का स्वागत किया और नस्ली भेदभाव का साथ न देते हुए उनके साथ वो खड़े हुए, इसलिए वो खुश हैं, ठीक है, इसलिए वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। व्हाट डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ अफ्रीका? सेट आउट, फिक्स करना, सेट आउट, कि क्या वो करना चाह रहे हैं भविष्य के लिए। ही प्लेजेस, वो प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। आई विल सजेस्ट दैट यू क्रैम ऑल दीज वर्ड्स। मैं सलाह दूंगा कि ये जितने शब्द हैं इसको तुम रट जाओ, ठीक है, एक एक करके। ये सारे शब्द जो है अभी नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए हमेशा काम आए। कितने हैं? गरीबी, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, अभाव, सफरिंग, दुख, जेंडर बायस, लिंग भेद, और ये सिंपल भेदभाव। 5 शब्द हैं, रट गए, काम खत्म, सब पूरे चैप्टर में कहीं भी काम आएगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से मुक्त करना चाहते हैं। ये रहा। अब सेक्शन 2, व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल क्या करते हैं? हाउ डज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई? उनका एटीट्यूड कैसे बदल गया? जनरल जो थे वो जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने उनको, उनके प्रति अपनी जो अपना जो अपनी लॉयल्टी है, अपना जो कर्तव्य निष्ठा है, वो उनके प्रति उनको सौंप दी, प्रतिज्ञा ली कि हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, ना कि पुरानी वाइट
जो गवर्नमेंट है उसके के प्रति लॉयल रहेंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि जो जनरल्स हैं वो ज़्यादातर कौन है, वो खुद वाइट हैं, है ना? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जो जनरल्स हैं, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, चूँकि वो खुद वाइट हैं, लेकिन अब उनको एक श्वेत गवर्नमेंट के साथ काम करना है, के अंडर में काम करना है। तो उनकी उनकी जो लॉयल्टी है वो बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने सही काम करते हुए नेल्सन मंडेला को अपनी लॉयल्टी सौंप भी दी, अपनी लॉयल्टी दिखाई भी। प्रीवियसली अंडर अपार्थाइड दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। अगर अपार्थाइड जब था, जब भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव था, तो यही जो जनरल हैं इनको अरेस्ट कर लेते और गोली मार देते और फांसी टांग देते। ऐसा हुआ भी था, फांसी पे तो नहीं टांगे थे बट उनको जेल में रखे थे, लेकिन अब चूंकि वो सैल्यूट कर रहे हैं, इसलिए एक बड़ी बात है। जो आप पर दमन किया है, ऑपरेशन किया है, वही वही आपको सैल्यूट मार रहा है ना? ये तो वैसी ही बात हो गई कि थाने से पुलिस आई थी, वो आपको 2 थप्पड़ मार के चली गई, और 5 साल 10 साल बाद आप मेहनत करके यूपीएससी निकाल लिए और एसपी बन के आए और दरोगा को कहे खड़े हो जाओ मेरे घर के सामने, ठीक है? तो मैं तुमको 2 थप्पड़ मारूँगा। हालाँकि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि एसपी बहुत बड़ा ऑफिसर होता है और दरोगा उसके सामने बहुत छोटा होता है। और वायलेंस कभी भी ठीक नहीं, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने सिखा दिया आपको यहाँ पर, कि सब किसी को माफ़ कर देना चाहिए, तो आपको भी उसको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है? वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, 2 राष्ट्रगीत क्यों गाए गए? ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया है। टू सिंबलाइज इक्वालिटी एंड यूनिटी बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक कम्युनिटीज़। मतलब जो श्वेत और अश्वेत जो समुदाय थे, दोनों लोग वहाँ रह रहे थे, और उनके बीच एक सामंजस्य, उनके बीच यूनिटी, उनके बीच हार्मनी, है ना? उनके बीच सौहार्द बनाए रखने के लिए ये जो है ये काम किया गया, दोनों नेशनल सॉन्ग गाए गए, ठीक है? हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सेंचुरी? पहले डिकेड में और 2 डिकेड में, ये भी हम बता चुके हैं, याद होगा। पहले डिकेड में कैसा था? श्वेत लोगों का शासन था, उन्होंने एक कठोर व्यवस्था बनाई, हार्श सिस्टम बनाया। किस बात का हार्श सिस्टम बनाया? रेशियल सुप्रीमेसी का हार्श सिस्टम बनाया, काले लोगों के अगेंस्ट बनाया, ठीक। लेकिन अंतिम डिकेड में क्या हुआ? अच्छा, ये जो फर्स्ट डिकेड थी कौन सी थी? 1910, 20, 30, इस समय शुरुआत में। और लास्ट डिकेड कौन सी थी? 1990, है ना? 1980, 2000, है ना? तो ये लास्ट डिकेड में, फिर 1990 की बात हो रही है। लेकिन फाइनल डिकेड थी ऑपरेसिव सिस्टम, ये जो दबाव का, जो भेदभाव का जो व्यवस्था थी, उसको बदल दिया गया। लास्ट डिकेड दे टर्न द टेबल, है ना? ये एक फ्रेज है, टर्न द टेबल्स। They turned the tables and they changed everything. Okay. In last decade, they changed everything and replaced everything with a system which with equal rights and freedom for all. What does courage mean to Mandela? Courage का क्या तात्पर्य है Mandela? Courage does not mean absence of fear, है ना? इसका मीन्स है triumph over it, इसके ऊपर जीत, डर के आगे जीत, यही याद रख लेना है, ठीक है? यही बात यहाँ पर है। डर से मत डरो, डर से मत डरो, मत डरो, डर के आगे जीत है ना? और स्प्राइट नहीं पीना है, लेकिन इसके बाद स्प्राइट पीना कभी कभी ही ठीक है। तो डर के आगे जीत है, यही मंडेला जी कह के गए हैं कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ओके। व्हाट विच डज ही थिंक इज नेचुरल? क्या उनके लिए स्वाभाविक लगता है, प्रेम अथवा घृणा? नेल्सन मंडेला ने कहा है क्या स्वाभाविक है मानव के लिए? ही बिलीव्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट्रेड, है ना? सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इसमें कुछ समझना तो है नहीं, कि उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति छोड़िए, ह्यूमन छोड़िए, एनिमल भी जो है, एनिमल भी जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, वो उनके लिए भी मतलब वो हेट होती ही नहीं उनके यहाँ, वो तो बस खाने फूड के लिए लड़ाई करते हैं वो। और अगर इसको हटा दिया जाए तो और कोई समस्या ही नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो वही मानव के साथ भी है, बिकॉज ह्यूमंस आर ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल एनिमल्स। सो what Mandela is asking, what comes naturally, love or hatred? So definitely love comes naturally to human heart, ठीक है? सेक्शन 3, what are the twin obligations does Nelson Mandela mentions? वो 2 दायित्व क्या है जो नेल्सन मंडेला मेंशन करते हैं? ट्विन ऑब्लिगेशन, वन इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, अदर इज ऑब्लिगेशन टू वन कम्युनिटी एंड कंट्री। जो दूसरा दायित्व है, जो दूसरी जिम्मेदारी है, वो देश के प्रति है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ रिटन हियर ऑल्सो, यू कैन get it in the PDF, you can print it and you can cram it. What did being free mean to Mandela as boy, as a student, and how does he contrast these transitory freedoms with the basic unravel freedoms? क्वेश्चन का मतलब है कि मंडेला के लिए
फ्री मैन स्वतंत्र व्यक्ति होने का क्या मतलब है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर। और ये इसको कैसे कंट्रास्ट करते हैं, जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, बदलती हुई जो स्वतंत्रताएं हैं, विथ बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम्स। मतलब जब वो बच्चे थे तो उनके लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था, और जब वो बड़े हो गए तो उनके लिए स्वतंत्रता क्या मतलब था। यही जो अंतर इन्होंने अपने पाठ में बताया, उसी के बारे में इस पाठ में पूछा जा रहा है ना। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए क्या मतलब था, उनके लिए मतलब था, उनके लिए मतलब था, एक बच्चे के तौर पर उनके मतलब था कि वो जहाँ चाहे खेलना चाहते थे, दौड़ स्विमिंग करना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे फ्रीली। एज अ चाइल्ड ही इज अ स्टूडेंट बॉय, he meant that he should be allowed to go play and swim anywhere. As a student, he meant personal choices like staying out late or reading what he liked is freedom. जैसे बच्चे होते हैं तो उनके लिए सबसे important बात ये है कि बाहर खेलें, देर से आए, कोई उनको पूछे ना। दिस इज फ्रीडम, दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। बट लेटर ऑन व्हेन ही ग्रू एज एडोलेसेंट, जब वो एक व्यक्ति के तौर पर बड़े हो गए, तब वो अपनी इस जो स्वतंत्रता की परिभाषा थी, उसको अपनी नई स्वतंत्रता की परिभाषा से उसकी तुलना करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो पर्सनल फ्रीडम है वो ट्रांजिटरी है। मतलब वो ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन वो तात्कालिक है, वो बदल जाएगी। और नए तरह की जो फ्रीडम है वो कौन सी फ्रीडम है, फंडामेंटल ह्यूमन डिग्निटी है ना, ये वैश्विक सार्वकालिक मानव सम्मान, जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, वो ही उस हर व्यक्ति को मिले, वही स्वतंत्रता है ना। और उसमें क्या क्या शामिल है, अर्निंग अ लिविंग, मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली अबाउट विदाउट ऑपरेशन, शादी करना, अपनी फैमिली चलाना, और उसमें कोई दबाव या तनाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में भी ये सब बातें उद्धृत है ना। हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। आर्टिकल 14 से लेके 21 तक, आप इनको इंटरनेट पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि हमारे संविधान का आर्टिकल 14 से लेके 21 तक किस बारे में है। जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी है। आर्टिकल 17 जो है वो जस्ट मिनट, आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी का अबोलिशन है। इसी तरह आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ है। तो ये सब जो संघर्ष हुआ है विश्व के अलग अलग कोनों में, ये हमारे संविधान में भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित है, उल्लिखित है। ऑल दीज स्ट्रगल्स विच वर done, which were fought somewhere, are somehow reflected in our constitution as well, in one way or other. So today's homework is, you will find that what is our fundamental rights in our constitution given, हमारे संविधान में हमारा मूलभूत अधिकार क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, डज मंडेला थिंक ऑपरेसर इज फ्री, इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आई होप यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस, अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि बिल्कुल वो कहते हैं कि ऑपरेसर फ्री नहीं है, वो अपनी घृणा घृणा, अपने पूर्वाग्रह, अपने कूप मंडूकता के जेल में बंद है, ट्रैप्ड। ठीक है, आगे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, इतने भारी, व्हाई डिड, क्यों इतने बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने स्वागत किया, उस उद्घाटन में भाग लिया। इससे क्या पता चलता है, किस बात की जीत का पता चलता है। वो लोग दे अटेंडेड टू शो सॉलिडेरिटी, है ना, अपना सहयोग दिखाने के लिए उनके साथ खड़े हुए। एंड सेलिब्रेट साउथ अफ्रीका ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, साउथ अफ्रीका लोकतंत्र बन गया इसलिए वो वहाँ पर गए। इट सिग्निफाइज ए ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, तीन बातों का की विजय होती है, न्याय, शांति और मानव सम्मान की वहाँ पर विजय होती है ऑपरेशन और अपार्थाइड के खिलाफ। Why does Mandela mean when what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all African patriots? ये क्यों कहते हैं वो, इसका क्या मतलब है। जब वो कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ही एक्नॉलेजेस, वो संज्ञान लेते हैं, एक्नॉलेज मतलब संज्ञान लेना, वो संज्ञान लेते हैं कि जो भी विक्ट्री है वो जो पुराने लोग थे उनके सामूहिक त्याग के कारण आई है, सिर्फ उनके लड़ाई के कारण नहीं है, सामूहिक त्याग के कारण आई है, जो पुरानी पीढ़ियां जो लड़ रही थी उसके कारण आई है। ठीक है, वाई डू यू वुड यू एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स, क्या आप लगता है कि कितना गहरा अगर अत्याचार होता है तो उससे जो महान चरित्र के लोग पैदा होते हैं, है ना। मंसला इसको कैसे व्याख्या करते हैं हम, तो इसका उत्तर है हाँ, जितना दबाव और तनाव होता है उससे गहरे नैतिक साहस का पता चलता है। मंडेला स्ट्रेट इलस्ट्रेट्स, इसकी व्याख्या करते हैं बाय साइटिंग एंटी अपार्थाइड लीडर लाइक ओलिवर टॉम्बो, वॉल्टर सुसुलू एंड
whose character was shaped by the decades of struggle, जिनका चरित्र बहुत लंबे समय के संघर्ष से बना हुआ था। यहाँ आप भारतीय नेताओं का भी उदाहरण दे सकते हैं अपने उत्तर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। How did Mandela understanding of how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? ये दोबारा अभी हमने ऊपर किया था या वही है? इसको आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे कैसे चेंज होती है। How does Mandela's hunger for freedom change for life? है ना? ये बताते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड हिम, कैसे उनकी जो हंगर और फ्रीडम थी उनके जीवन को बदल दी। प्रश्न ये है, इट ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम ए फियरफुल लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी इनटू बोल्ड फ्रीडम फाइटर। वो एक धर्म भीरू या एक डरने वाले वकील से वो बन गए एक महान स्वतंत्रता, मतलब एक साहसी नेता बन गए वो, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्योंकि उनको अपने देश को स्वतंत्रता दिलानी थी। अब हम पहुंचते हैं इस हिस्से पर जो कि एक तरह का ग्रामर पार्ट है, ठीक है। अब इसमें मैंने कहीं पुराने पार्ट में या तो 9th या 10th में मैंने बताया था डेरिवेशन की प्रोसेस, सॉरी वर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस, वर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस। ये आपके पाठ में, आपके सिलेबस में अलग अलग रूप में आ रही है वर्ड फॉर्मेशन, है ना। वर्ड फॉर्मेशन दो तरह की होती है, इन्फ्लेक्शन और दूसरा होता है डेरिवेशन। इन दोनों प्रक्रियाओं से न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑल लैंग्वेजेस। इन्फ्लेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता है, इन्फ्लेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता है, डेरिवेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे होता है? इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है उसी शब्द में कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के उसको बदल देना। जैसे संस्कृत में रूप होते हैं, वो इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। राम राम रामा ऐसे करके वो इन्फ्लेक्शन है। इस तरह से शब्द नए ही बन रहे हैं लेकिन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो रहा, मतलब संज्ञा संज्ञा ही रह रही है। उसका दूसरा तरीका होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन में शब्द एक रूट होता है और उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ने से वो पूरी तरह से बदल जाता है ना। या किसी और प्रकार की मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस यानी शब्द के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन से वो बन जाता है वर्ब, वर्ब से बन जाता है एडवर्ब, है ना। एडवर्ब, एडवर्ब से या एडजेक्टिव से बन जाता है एडवर्ब, इस तरह से होता है ना। तो इसी तरह का एक एग्जांपल यहाँ आपके सामने हमको देखने को मिल रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसमें हो ये रहा है कि वर्ब से नाउन बन रही है। क्या हो रहा है? वर्ब से नाउन बन रहा है। फॉर्म इज वर्ब, इसमें एशन जोड़ दिया तो ये हो गया नाउन, ठीक है। गवर्न इज वर्ब, गवर्नमेंट जोड़ दिया तो ये हो गया नाउन। MENT जो है सफिक्स जोड़ा गया है। रिबेल है, उसमें रिबेलियन कर दिया, ये ना वर्ब है नाउन। और कॉन्स्टिट्यूट मतलब संगठित करना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। ऑब्लिगेट मतलब प्रतिबद्ध करना और ऑब्लिगेशन मतलब प्रतिबद्धता। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, है ना। हिंदी से भी आपको समझ में आ सकता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिप्राइव मतलब उनको वंचित करना, डिप्रीवेशन मतलब वंचना, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 इसी तरह के और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दिस यू कैन सी बाई योर सेल्फ, दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस वर्क। एजुकेट, एजुकेशन, ये वर्ब है और ये हो गया नाउन, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज जस्ट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड। डेवलप, ये वर्ब है, डेवलपमेंट नाउन है, मेंट लगा दिया। इन्फॉर्म वर्ब है, इंफॉर्मेशन नाउन है। अचीव प्राप्त करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दिया है मैंने, इम्प्रूव, इंस्पायर, पनिश, पनिशमेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर लर्निंग वन वर्ड, टू वर्ड्स with the help of one word, है ना। तो this you remember. Filling the blanks, Martin Luther King contribution towards society began when he came to assistance of Rosa Parks. Would ये देख लेंगे आप, ठीक है। Using definite articles, इसको हम बाद में अलग से भी करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल तभी लगाया जाता है जब किसी संज्ञा का, किसी फेमस व्यक्ति का नाम, है ना। शाहरुख, अमिताभ, नाम के आगे द नहीं लगाते हैं, नाम के आगे द नहीं लगाते हैं, लेकिन जब आप लगाते हैं तो इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है ना। अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान, सेलिब्रिटीज, प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटीज। द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स, द मधुबाला मतलब वो कोई बड़ी चीज़ है, आइकॉनिक है ना, वो नाम है उसका, कोई बड़ी चीज़ है ना। किसी लड़की का, आपकी क्लास में लड़की का नाम मधुबाला है तो यू विल नॉट कॉल हर द मधुबाला, है ना। और योर नाम इज समथिंग अमिताभ, देन यू विल नॉट कॉल योरसेल्फ द अमिताभ, दैट वुड बी रॉन्ग। द अलेक्जेंडर,
अलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड द हिटलर, हिस्टोरिकल फिगर्स, ठीक है। अब ये रहा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, पेज 26। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द एक्ट, मैं जो हो रहा था उसको उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं था। अनमाइंडफुल मतलब अनभिज्ञ, अनभिज्ञ नहीं था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, पुश टू आवर लिमिट्स मतलब एरो को लिख दिया, पुश टू आवर लिमिट्स मतलब जो हमें अपने सीमा पर धकेल दिया जाए, कि हम और ज़्यादा सफरिंग ना झेल पाए। टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग मतलब हेल्प मी कंटिन्यू लिव विथ, टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इस कठिन सिचुएशन में भी आशा देना है, आशा के साथ जीना। अब यहाँ पर एक विचित्र चीज आती है, कंट्रास्ट, है ना। ये सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कंट्रास्ट है। किस चीज में कंट्रास्ट है? मीनिंग में कंट्रास्ट है, इसको समझना है। दिस एक्सरसाइज इज अबाउट मीनिंग, सिमेंटिक्स बोलते हैं इसको, मीनिंग के अध्ययन को सिमेंटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग, अर्थ में कंट्रास्ट है। फॉर डिकेड्स यूनियन बिल्डिंग हैज बीन सीट ऑफ सुप्रीमेसी बट नाउ इट इज सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग। तो यहाँ दो अलग अलग तरह के अर्थ दिखाए गए हैं। तो ये कंट्रास्ट जो है अर्थ में है, इसको समझना है आपको। कंट्रास्ट इन व्हाट? मीनिंग, है ना। ये भाषा के स्तर पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, वी आर नॉट टॉकिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग, सिमेंटिक्स हियर। The only moments before, the highest general of the South Africa, the African Defense Police saluted me and pledged their loyalty. So not many years before. ना दो अलग अलग भावनाएं इसमें व्यक्ति की. This is contrast. Although although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despised. They once despised. घृणा करते थे. Now they would soon remember words by their heart. मतलब एक समय घृणा करते थे, अब वो जो है उसको याद कर लेंगे. तो ये हुआ कंट्रास्ट, है ना। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज पीपल, है ना। मेरे देश में बहुत ज़्यादा वो है, संपदा है, लेकिन मुझे पता है कि हमारा जो हमारा सबसे बड़ा जो शक्ति है वो हमारे लोग हैं। कंट्रास्ट दो, है ना। एयर शो वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन इन मिलिट्री फोर्स, ये जो है एयर सिर्फ खाली मिलिट्री फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, है ना। दो अलग अलग बातें इसमें कही जा रही हैं। इट वॉज ए डिजायर फॉर फ्रीडम फॉर माई पीपल दैट ट्रांसफॉर्म फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन दैट ड्रोव अ लॉ बेयरिंग विद, है ना। तो मतलब ये दो अलग अलग तरह के यहाँ पर भाव व्यक्त किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है विद्यार्थियों। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग व्हिच यू रिक्वायर, एंड इफ यू download this PDF, if anybody needs it, comment it, and then I will upload it so that I can also know that you are enjoying this lesson, and you are finding these teachings of some use for you. So you comment and I will upload this PDF. And if you remember all these things, then it will definitely help you. And one suggestion I will give you, that if you are going through these lessons, you can listen to these lessons on a fast forward speed of the YouTube, like 1.525 is optimum. Then you will be able to complete the whole lesson very quickly. So in this way, this lesson is complete. I will upload, later on when all lessons are finished, I will upload a separate grammar series and a small series on authors. So once again, thank you.